हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15वें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 447 है। पार्ट नंबर 446 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 96 से क्या हो रहा है, 102 हो रहा है, 102 से 104 हो रहा है, 104 से 110 हो रहा है, 110 से 112 हो रहा है, 112 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 96 से क्या लिख रहा है, 102 लिख रहा है। तो यहाँ पर 96 में अगर 4 को जोड़ देंगे, नहीं 96 को 4 को जोड़ेंगे 100 हो गया, यानी 102। यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 6 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी 96 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। 102 से क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, यानी 102 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो 104 आ गया। 104 से 110 लिख रहा है तो 100 यहाँ पर आपको 6 को जोड़ेंगे, यानी 104 में अगर 6 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। और 10 ले क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, तो 10 में 2 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यानी 112 में कौन सा संख्या को जोड़ते हैं जो अगला संख्या ज्ञात होगा। यहाँ पर आपको 6 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो आपकी बार यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 6 को, तो 12 6 कितना है, 18 आ गया। यानी यहाँ पर आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, यानी 118 हो जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो है 130 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 11 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15 को भी क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 11 देखते हैं। 11 क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 9 को जोड़ देते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 121 आता है। 121 में अगर 9 को जोड़ देंगे कितना गया, यानी 100 यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को भी रखते हैं। देखिए 15 का स्क्वायर करते हैं और 9 को यहाँ पर जुड़ते हैं। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। ठीक है ना, और 225 में यहाँ पर 9 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पर कितना गया, 34 आएगा। 200 कितना गया, 34 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गणना करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इस आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कितना दिख रहा है, 7 को दिख रहा है। अब 7 के बाद में देखिए एक ये वाला को रखते हैं, 7 एक ही बड़ा वाला को, कितना गया, 8 आ गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 8 को दिख रही है। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि किसी निश्चित कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर GLEE को यहाँ पर आपको 4627 और यहाँ पर लोड यानी LOAD को यहाँ पर 1375 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, से बोल कर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए GLEE को यहाँ पर आपको 4627 और यहाँ पर LAOD को क्या लिख रहे हैं, 1375 के रूप में लिखा, यानी कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, GLU और E को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं,
तो 46 और यहाँ पर देखिए 46 और 27 दिया है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं LOAD, ठीक है ना। इसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको इसको लिख रहे हैं कि 1375 लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1375 हो गया। उसी कुट भाषा में बताना है कि एल का क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाएंगे। यहाँ पर संख्या दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाएंगे। इन दोनों में जो कॉमन मिल जाएगा ना वही एल का आंसर होगा, जैसे एल का कुट भाषा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी आपको कॉमन मिला। देखिए इसमें आपको एल दिख रहा है, इसमें भी आपको एल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए संख्या में कॉमन को मिलाते हैं। संख्या में क्या दिख रहा है, देखिए संख्या में यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है और यहाँ पर भी 7 दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यानी एल का कुट क्या हो गया, 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर एल का कुट क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यानी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ये जो आकृति है ना वो आकृति आपको कैसे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिख रहा है 9 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 35 दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, जो पहला आकृति में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ये 35 दिया है, ठीक है ना, ये 35 लिख रहा है। यानी उसी प्रकार से बता रहा है कि इसके जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। अब देखिए यानी इसका मतलब कि 9 को, 6 को और 19 को यहाँ पर आपस में तीनों क्या करेंगे, ये 35 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए जोड़ते हैं, 900 कितना क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 19 को जोड़ते हैं कितना देगा, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 14 के 4, ठीक है ना। यहाँ पर 14 के 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 1 3 दिख रहा है, कितना रहा है 34 आ रहा है। और मान लीजिए 34 में को जोड़ देते हैं कितना आ गया 35 आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसी प्रकार से अगर इसको रखते हैं तो देखिए 18 दिख रहा है, 18 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको कितना आ गया 23 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 23 में 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 तक किसी ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका मतलब इस तरह से सोल्व नहीं होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको लॉजिक देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है, और 9 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी संख्या है उसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर गुना 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना है 9 6 54 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 54 को रखते हैं, ठीक है, 54 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 54 हो गया, फिर यहाँ पर 54 को यहाँ पर क्या करते हैं 19 को माइनस कर लेंगे। अब 54 में से 19 को इसको करेंगे माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 35 आ गया, हाँ यहाँ पर 35 आ गया, यानी इसका मतलब कि ये सही चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को भी रखते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है और इन दोनों को क्या करेंगे यानी गुना करेंगे। देखिए 8 दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है, 8 5 से कितना आ गया 40 हो गया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर 40 दिख रहा है और 40 में से दो ये वाला संख्या कितना गया 10 आ गया, 10 को क्या करें माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 30 आ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या एक अंकीय एकल यानी एकल अंकीय संख्याएं, ठीक है ना। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछ रहा है यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा पर होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय हैं, ठीक है ना। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिए जाए, यानी श्रृंखला लिख रहे हैं श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि सभी प्रतीक को हटा दीजिए, सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है ना। सभी प्रतीक को हटा दिए, सभी प्रतीक को हटाने के बाद में बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से बाएं से तीसरा, हाँ इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बाएं से कौन सा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा बाएं से तीसरा होगा। देखिए बाएं से तीसरा कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो इधर बाएं दिख रहा है, बाएं से तीसरा कौन हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 दिख रहा है, यानी बाएं से तीसरा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, नदी जो है ना यहाँ पर आपको किनारा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि समुद्र जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है देखिए नदी के तट को क्या कहता है, किनारा कहा जाता है, नदी के तट को किनारा कहता है। उसी प्रकार से समुद्र के तट को क्या कहते हैं, यानी किनारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किनारा कहा जाता है, ठीक है ना, ये किनारा हो जाएगा। देखिए ये जिस प्रकार से आपको नदी के तट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं देखिए नदी के यानी तट, ठीक है, तट को, ठीक है, यानी किनारा कहा, ठीक है ना, कहा जाता, ठीक है। उसी प्रकार से समुद्र के तट को क्या कहते हैं, किनारा कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या रखते हैं के, ठीक है, यानी समुद्र के तट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तट, ठीक है, तट को, ठीक है ना, तट को कहा, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कहा जाता है। जिस प्रकार से नदी के किनारे को तट को, यहाँ पर देखिए नदी के तट को किनारा कहा जाता है, उसी प्रकार से समुद्र के तट को क्या कहते हैं, किनारा भी कहते हैं। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। तो किनारा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एन और ओ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। जे और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी केवल एम के दाएं ओर बैठा है, यानी आई और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ एल के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एन के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। एल और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर 7 व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए इधर आपको बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है। 7 व्यक्ति है जो आई जे के एल एम, ठीक है, एन और ओ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी उत्तर की तरफ अभिमुख होकर बैठा दिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, जे और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जे को रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आई को रखते हैं। जे और आई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है ना, बैठे हुए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि केवल एम यानी के दाईं ओर बैठा है, यानी जो एम है ना, एम वो के दाईं ओर बैठा है। तो के को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए के को यहाँ रखते हैं, के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एन बैठा है, सॉरी एम दिया है ना, यहाँ पर एम के दाईं ओर बैठा है, तो के दाहिनी ओर था, के दाहिनी ओर एम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आई और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी देखिए आई और के बीच में कितने, एक व्यक्ति। तो आई हो गया यहाँ पर, सॉरी ये के दिख रहा है और यहाँ पर आई हो गया, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। और कौन व्यक्ति बैठा है पता नहीं है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ओ एल के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन एन के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, यानी बोल रहा है कि ओ जो है ना, वो एल के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन एन के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो ओ को पहले देखिए, ओ एल के दाईं ओर, तो एल कहाँ रखते हैं, एल को यहाँ पर रख लेते हैं। एल के दाईं ओर कौन बैठा है, वो बैठा है, ठीक है। और बोल रहा है कि किसी स्थान पर लेकिन एन के बाईं ओर, लेकिन एन के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए एन को यहाँ पर रखते हैं, एन के बाईं ओर हो गया, वो बैठा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि एन और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बोल रहा है कि एल और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी देखिए यहाँ पर एन और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको करकरी दिया है, प्लेट दिया है और कटोरा दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे कॉमन यहाँ पर करकरी दिख रहा है। करकरी के अंदर में प्लेट भी आता है और करकरी के अंदर में कटोरा भी आता है। जैसे इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए एक करकरी हो गया, ठीक है ना, करकरी दिख रहा है। करकरी के अंदर में यहाँ पर प्लेट भी आता है, करकरी के अंदर में यहाँ पर कटोरा भी आता है। यहाँ पर देखिए ये प्लेट दिख रहा है, ठीक है, प्लेट हो गया, फिर यहाँ पर आपको कहा जाएगा कटोरा हो गया है, ये कटोरा दिख रहा है, ठीक है ना, कटोरा गया। देखिए यहाँ पर करकरी दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? करकरी। करकरी के अंदर में क्या दिख रहा है? प्लेट, और करकरी के अंदर में कटोरा भी आता है, यानी सबसे कॉमन क्या हो गया ना? करकरी हो गया, ठीक है। इसके अंदर में प्लेट भी आता है और इसके अंदर में कटोरा भी आता है, लेकिन कटोरा और प्लेट आपको अलग दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 समुच्चय आपको दिए है, जिस प्रकार से आपस में समित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है जो इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 समुच्चय दिया ना वो आपस में कैसे समित है, उसी प्रकार से देखेंगे 4 ऑप्शन में से। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये 15 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है। 15 से क्या हो रहा है? ये 224 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 15 से 224 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। देखिए जैसे ये 15 दिख रहा है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 125 आता है। 125 आता है, x माइनस कर लेंगे, 124 आ गया। जैसे देखिए फिर यहाँ पर रखते हैं तो 100 कितना गया? यहाँ पर आप 125 आ गया, सॉरी यहाँ पर 225 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 225 हो गया, 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 224 आ गया। हाँ देखिए 224 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 83 लिए, सॉरी 8 दिख रहा है और 63 दिख रहा है, यहाँ पर रखते हैं, ये 8 दिख गया, फिर यहाँ पर आपको 63 दिख गया है। 8 से क्या आ रहा है? 63 हो रहा है। देखिए तो 8 को भी क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 होता है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 64 आता है, और 64 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना गया? ये 63 आ गया। देखिए 63 आ गया, हाँ तो यहाँ पर भी आ गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से रखना है कौन सा जो इसके जैसा से आपको समझ दिख रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए 1 को रखते हैं तो 13 का स्क्वायर करेंगे, अगर -1 कर लेंगे तो क्या 13 एक कितना आता है? 169। 169 में से 1 माइनस करेंगे तो 168 होना चाहिए ना, ये 17 थोड़ा होना चाहिए, नहीं होगा, यानी ये इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है? देखिए यानी 6 दिख रहा है, तो 6 के 36 दिख रहा है, 6 36 हो गया। 36 में 1 माइनस करेंगे 35 आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं तो 11 11 से 121, 121 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 22 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 23 लिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि डी हो जाएगा। कैसे हो गया? देखिए 9 से क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपको 80 हो रहा है, तो 9 में यहाँ पर देखिए 9 को स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, ये 99 81 हो गया, 81 में से 1 माइनस करेंगे 80 बच गया। देखिए यहाँ पर 80 दिख रहा है ना, 80 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके जैसा आपको समेत दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए सबसे पहले बोल रहा है कि 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 चिन्ह को आपस में बदलना है। जैसे यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या रखते हैं? गुना को, गुना की जगह पर यानी प्लस को। जैसे देखिए यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस की जगह पर गुना रखते हैं और गुना की जगह पर क्या रखते हैं? प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस तथा और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी भागा की जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा को रखते हैं, यानी यहाँ पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है।
यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर गुने 5 हो गया, फिर माइनस से कितना दिख रहा है 40 हो गया, फिर भागा यहाँ पर 4 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 17 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तब देखिए 10 चौके 40 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, 8 25 कितना दिख रहा है 40 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस 10 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 17 दिख रहा है। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 40 या 17 को जोड़ेंगे तो 47 आ गया, ठीक है। 47 में से क्या करेंगे 10 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 47 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 37 दिख जाएगा, कितना दिखेगा 37 दिख जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 37 हो जाएगा। देखिए 47 नहीं, देखिए यहाँ पर सॉरी ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए अगर 40 में और 17 को जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 57 दिखेगा, यहाँ पर आपको 57 दिख रहा है। 57 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 47 होना चाहिए। यानी इस प्रश्न देखिए इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 47 हो जाएगा। तो 47 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, बोल कर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ लिपस्टिक टैब है, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पर लिपस्टिक का दिख रहा है, टैब दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लिपस्टिक होते हैं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये लिपस्टिक दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, कुछ लिपस्टिक का है, टैब है, तो यहाँ पर आपको टैब में रखते हैं, ठीक है। इसको हम टैब रखते हैं, ठीक है ना। टैब हो गया। आगे बोल रहा है कि कोई टैब यानी पतंग नहीं है, तो कोई जो टैब है ना वो पतंग नहीं है, ठीक है, पतंग नहीं है, कोई टैब पतंग नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, कुछ लिपस्टिक पतंग है, तो क्या ये लिपस्टिक पतंग से समेत है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ टैब लिपस्टिक है, तो कुछ जो टैब है ना वो लिपस्टिक है। देखिए ये टैब दिख रहा है, कुछ टैब क्या दिख रहा है, लिपस्टिक आपको दिख रही है, कुछ टैब क्या है, लिपस्टिक है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो देखते हैं कि इसमें किस ऑप्शन में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जी, एक रेलगाड़ी जो है ना वो खंभे को 80 सेकंड में पार कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितना दिखा रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ये सवाल देखिए RRB ग्रुप डी यानी 6/9/2022 को सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बताना क्या है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। जब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने से पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए तो रेलगाड़ी की लंबाई, हाँ तो यहाँ पर मान लीजिए लंबाई, हाँ रेल, ठीक है ना, गाड़ी रखते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 1 मीटर मानते हैं, ठीक है, 1 मीटर हो गया। लेकिन हमसे क्या पहले देखे, ये सेकंड में दिया है, ठीक है ना, एक क्या दिया, समय दे दिया है, ये चाल दे दिया है, तो हमको निकालना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर चाल को निकालते हैं। देखिए ये चाल बराबर कहता है दूरी बटा समय, ठीक है ना, ये दूरी बटा कितना है, क्या समय आ जाएगा, ठीक है, समय दिख रहा है। तो दूरी कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 36 किलोमीटर, दूरी कितना दिख रहा है 36 किलोमीटर, ठीक है ना, 36 किलोमीटर, और यहाँ पर 80 सेकंड में दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसको सेकंड में, अगर 36 किलोमीटर में दिख रहा है, ठीक है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आंसर हमको क्या दिख रहा है मीटर में। तो यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमको इसको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 5/18 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, 18/5 यानी 5/18 से भाग करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बराबर में फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसके बराबर क्या दिख रहा है फिर, यानी 1 से, ठीक है, 1 से बराबर में 80 मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 सेकंड में दिया है, यहाँ पर सेकंड हो गया, यानी 1 मीटर हो गया। यहाँ पर दूरी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पर समय कितना दिख रहा है, समय 80 सेकंड दिख रहा है, ठीक है, 80 सेकंड हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया, 18 दूनी के 36 इधर आ गया, और 5 दूनी के 10 इधर आ गया, 10 है, 10 8 80। यहाँ देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे 1 से, ठीक है ना, 1 से बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 दूनी के 10, मान लीजिए 10 इधर रखते हैं, फिर गुने 80 करेंगे, क्योंकि देखिए इधर भागा में दिया है, अगर इसको ऊपर में ले चलेंगे तो गुना में आ जाएगा, यह गुना में दिया है, इसको भागा में दिया है, भागा को अगर नीचे लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, ये दोनों गुना हो गया। देखिए
x बराबर कितना दिख रहा है 800 आ गया। ये 800 कितना आ गया मीटर आ गया, ठीक है ना। 800 कितना मीटर आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, 800 मीटर। तो 800 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन में किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात यानी लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर जो आपको 13 नंबर प्रश्न था वही एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाना का है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। देखिए क्या बोल रहे हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी की किसी खंभे को कितने सेकंड में 24 सेकंड में पार कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ये भी आपको आरआरबी ग्रुप डी 9 देखिए 2/9/2022 को सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया x मीटर। देखिए यहाँ पर लिखते हैं रेल, ठीक है ना, ये गाड़ी दिख रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई, ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है x मीटर हो जाएगा, ठीक है, x मीटर हो गया। अब बताना क्या है, इसको चाल निकालते हैं। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा समय हो गया, ठीक है ना। ये समय दिखा रहा है, दूरी बटा समय हो गया। तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी देखिए ये 45 दिया है। देखिए बोल रहा है ना कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये प्रति घंटा में चल रहा है। अब देखिए हमको क्या दिख रहा है, आंसर कितना में दिख रहा है, ये मीटर में दिख रहा है। इसका मतलब कि हमको चेंज करना होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा ना आंसर, लेकिन हमको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 5/18 से भाग करेंगे, ठीक है, 18 हो गया। अब यहाँ पर फिर बराबर में करते हैं, रेलगाड़ी की देखिए 24 सेकंड में पार कर देते हैं। यहाँ पर x हो गया, फिर बराबर में क्या रखते हैं 24 सेकंड में पार करते हैं। तो 24 इधर हो गया। आप देखिए इसको सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 18 36 18 नहीं हो रहा है। अगर एक बार इसको काटेंगे नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको इधर यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप इधर चेंज करेंगे, यानी x रखते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या दिख रहा है, पहले यहाँ पर देखिए 45 गुने 5 फिर गुने 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24 हो गया। फिर बट्टा में कितना दिख रहा है, बट्टा में यहाँ पर आपको 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया है। अब ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 18 तो 9 से 9 दूनी के 18 और 9 पचे 45। हाँ देखिए 9 दूनी का 18 आ जाएगा और 9 पचे यहाँ पर 45 आ गया, ठीक है, कट गया। अब इधर से काटेंगे तो 2 चौके 6 दूनी के यहाँ पर 12 दूनी के 24 हो गया, तो यहाँ पर 12 को रखते हैं, ठीक है, 12 गया, यानी कितना बचा है 5 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर बराबर में 12 दिख रहा है, गुना 12। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो 12 पचे कितना गया 60 आ गया और 6 पचे 30 हो गया, यानी कितना गया यहाँ पर, ये कितना देगा 300 मीटर आ गया, ठीक है ना, ये 300 मीटर आ गया। देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना गया 300 मीटर आ गया। तो वही पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 300 मीटर है। तो 300 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति ये क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से, ठीक है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में आपको पूरी यात्रा करती है। जहां उसको यात्रा करना है वो 10 घंटे में दूरी तय कर लेती है। तो बोल रहा है कि यदि उसी दूरी को मानी वही दूरी को अगर 8 घंटा में पूरा करना होगा, ताकि रेलगाड़ी की जो गति है ना वो कितना किलोमीटर होगा, आप किसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सवाल देखिए ये भी कब पूछा गया, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए गति पूछा है, गति मतलब क्या दिख रहा है, चाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गति मतलब क्या दिख रहा है, ये चाल दिख रहा है। चाहे मान लीजिए पहले इसको क्या करते हैं, पहले दूरी को निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दूरी बराबर, ये दूरी बराबर कहते हैं चाल गुणे समय होता है, ठीक है ना, चाल गुणे समय दिया है। चाल कितना दिया है, तो चाल यहाँ पर आपको 48 दिया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। अब समय कितना दिया, 10 घंटा दिया है, यहाँ पर आपको 10 घंटा रखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 10 घंटा दिया ना, ये 10 घंटा हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना क्या 848 आ गया, 480 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना, ये 480 किलोमीटर आ गया। ये दूरी कितना गया 480 किलोमीटर आ गया, ठीक है, दूरी आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है हमको, दूरी आ गया। अब इसको बताना है कि देखिए पूरी दूरी हो सकती है, यदि उसी दूरी को माने इसी दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को अगर 8 घंटे में पूरा करना होगा तो देखिए गति क्या होगा, तो 8 घंटे में। तो अब यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में पूरा यानी तय करने के लिए क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 800 चाह
480 दिया है, 480 में 848 आ गया, यानी 60 आ गया, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना क्या, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप 480 किलोमीटर दूरी को यानी 8 घंटे में पूरा करने के लिए यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेगी, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।